बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। सो बेटे, हमने जो है लास्ट टाइम जो है आर्टियल डिसऑर्डर को स्टार्ट किया था, ठीक है। तो फर्स्ट जो पार्ट है वो आपको मिल जाएगा, जिसमें हमने क्रॉनिक लोअर लिम्ब इस्कीमिया को किया था, उसके साइन सिम्टम डिस्कस कर लिए थे सारे, ठीक है। तो अब जो है हम जो सेकंड सब टॉपिक है उसको करने जा रहे हैं। अच्छा, तो अब सेकंड जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, एक्यूट आर्टियल ऑक्लूजन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एक सडन ऑक्लूजन हो जाएगी, ठीक है, आर्टरी की। और क्या अचानक से ऑक्लूजन हो गई आर्टरी की, और किसकी वजह से हुई है, कोई एम्बोलिज़म है। जो मोर कॉमन होता है ना वो एम्बोलिज़म के थ्रू होता है, और थ्रोम्बोसिस भी बन सकता है, ठीक है। एम्बोलिज़म थ्रोम्बोसिस तो पता है ना। अच्छा, जो डिटैच क्लॉट होता है वो एम्बोलिज़म होता है, ठीक है। और जो क्लॉट वेजल वॉल के साथ चिपका रहता है वो थ्रोम्बोसिस होता है, ठीक है। तो ये तो मतलब पता है आपको, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अब देखो यहाँ पे एक्यूट आर्टियल ऑक्लूजन है। अब आर्टरी में क्या है, ऑक्लूजन है। आर्टरी जो है वो क्या हो गई है, ब्लॉकेज हो गई है। और वो ब्लॉकेज किस वजह से हुई है, ये जो आर्टरी जो है ना, अब ये क्या हो गई है, ऑक्लूड हो गई है। किस वजह से, या तो कोई एम्बोलिज़म आके फंस गया या कोई थ्रोम्बोसिस हो गई है, ठीक है। अब जो सोर्स ऑफ एम्बुलाए है ना, वो आपको पता है कि लेफ़्ट आर्टियन का एथमा हो सकता है, जिसमें आर्टियल फिब्रिलेशन देखने को मिल सकती है, मोर कॉमन। और मोरल थ्रोम्बोसिस फॉलोइंग मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। एन्यूरिज्म, कोई ट्यूमर हो सकता है, कोई थ्रोम्बाई। और थ्रोम्बाई की अगर बात, तो कोई एथ्रोमेटस प्लाक होगा, ठीक है। एथ्रोमेटस प्लाक जमा हो जाएगा, वो थ्रोम्बस की फॉर्म में हो सकता है। बाकी एम्बुलाए जो है ना वो कार्डियक ओरिजिन हो सकता है, कोई ट्यूमर हो सकता है। ये बात याद रख लेना, इसको पढ़ लेना। मेन चीज़ मैंने बता दी कि क्या होता है, ऑक्लूजन ऑफ आर्टरी होती है जो कि एम्बुलाई है, थ्रोम्बोसिस की वजह से कॉज होती है, ठीक है। सोर्स ऑफ एम्बुलाई देख लिया, थ्रोम्बाई हमने बता दिया कि एथ्रोमेटस प्लाक होता है। अब इसकी सिम्टम क्या होंगे, अगर किसी पेशेंट को किसी पेशेंट की आर्टरी ऑक्लूड है तो उसमें ना यहाँ पे ना, फॉर एग्जाम्पल अगर लेग साइड पे है तो लेग साइड पे आपको 4 पी मिलेंगे। 4 पी मतलब पहला पी पेन मिलेगा, उसे पेन होगा, दर्द होगा, पैरालिसिस हो जाएगा। जिस पार्ट, ज़ाहिर सी बात है, जिस टिश्यू को एक लंबे अरसे तक या अचानक से उस जो है ना उसकी आर्टरी ऑक्लूड हो जाएगी और ब्लड सप्लाई नहीं जाएगा, तो वो टिश्यू क्या हो जाएगा, नेक्रोस हो जाएगा और देन डेड हो जाएगा। जब वो डेड हो जाएगा तो पैरालिसिस में चला जाएगा, ठीक है। पैरालिसिस हो जाएगी उस पार्ट की, उस पार्ट ऑफ बॉडी की। और पल्सलेसनेस हो जाएगी, उसमें कोई पल्स आपको फील नहीं होगी, ठीक है। और पैरेस्थीसिया हो जाएगा। पैरेस्थीसिया मतलब वहाँ पे जो सेंसेशन होती है, जो नॉर्मल बॉडी जो है में प्रेजेंट होती है, वो सेंसेशन भी क्या हो जाएगी, एबनॉर्मल हो जाएगी। पैरेस्थीसिया हो जाएगा, कोल्ड लिम्ब हो जाएगी। ज़ाहिर सी बात है, ये सारी चीज़ें वही है जो पहले मैंने बताया है, मतलब सारी चीज़ें वही है जो पहले मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी, कि जब टिश्यू सप्लाई नहीं जाएगी, सॉरी, जब ब्लड सप्लाई उस टिश्यू तक नहीं जाएगी तो क्या होगा, वो टिश्यू आपको थोड़ा सा ठंडा, पीला, पैल नज़र आएगा, इस तरह से। तो कोल्ड लिम्ब होगी। और मेन चीज़ जो है, जो कि हाईलाइटेड फॉर्म में है, कि वो अपनी टो को ना, लाइक अगर उसकी टो में ब्लड सप्लाई कोई आर्टरी ऑक्लूड है तो वो टो को ना मूव नहीं कर पाएगा, कैन नॉट मूव टो। अनलाइक जबकि वीनस ऑक्लूजन में जो है क्या होता है कि वो मूव कर सकता है, लेकिन इसमें आर्टियल ऑक्लूजन में मूव नहीं कर सकता। तो ये एक मेन हिंट है। और ये ना एमसीक्यूज़ में आते हैं सारे सिनेरियो बन के। तो ये एमसीक्यूज़ देखो मैंने लिखा भी है, ये भी आता है कि ये क्या है, किस वजह से होता है, वो चीज़ें मैंने आपको बता दी। अच्छा, ये तो हमने सिम्टम देख लिए। अब अगर वो ब्रेन की तरफ जो आर्टरी जाती है, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, अगर मिडिल सेरेब्रल आर्टरी जो है उसमें ऑक्लूजन हुई हुई है तो खुद सोचो क्या हो सकता है। इस्कीमिक ट्रांसइस्कीमिक अटैक हो सकता है, जिसे हम स्ट्रोक कहते हैं, ठीक है। स्ट्रोक हो सकता है। जाहिर सी बात, ब्लड सप्लाई जब नहीं जाएगी ब्रेन तक, ब्रेन टिश्यू तक, तो क्या होगा, स्ट्रोक हो जाएगा। अच्छा, रेटिना मतलब आँख में ये हो सकता है कि अगर जो एमिरोसिस फिगर्स में ब्लड सप्लाई अफेक्टेड है तो क्या होगी, ब्लाइंडनेस हो सकती है पेशेंट को। और क्या हो सकता है, एर्थोमेटस प्लाक होगा। अगर कैरोटिड आर्टरी में कोई एर्थोमेटस प्लाक है तो क्या होगा, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी में भी जा सकता है। अब कैरोटिड आर्टरी से ही सेंट्रल रेटिनल आर्टरीज निकलती है ना, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि कैरोटिड आर्टरी पास करती है रेटिना आर्टरी, कोई कैरोटिड आर्टरी में और थोमेटस प्लाक बन गया और फिर वो रेटिना आर्टरी से पास होती हुई गुजरती है, तो फिर उसमें भी कर सकती है फीलिंग, ब्लाइंडनेस होगी। तो बस कुछ भी याद नहीं रखना। ब्रेन में अगर इफेक्ट होगी सेरेब्रल मिडिल आर्टरी, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, तो स्ट्रोक हो सकता है। ट्रांसइस्कीमिक अटैक रेटिना में होगी तो फीलिंग, ब्लाइंडनेस हो सकती है। सेंट्रल रेटिनल आर्टरी और कैरोटिड आर्टरी में थोमेटस प्लाक बनने की, अगर स्प्लीन में होगा तो लोकल पेन होगा उसको, ठीक है। किडनी में होगा, पेन के साथ साथ में हेमोचूरिया भी होगी, ठीक है, मतलब यूरिन में उसके ब्लड भी नज़र आएगा, ठीक है। तो ये आपने बस देख लेना है कि किसमें क्या हो रहा है, ये मैंने ऊपर आपको बता दिया। उसके बाद एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया है,
ठीक है। एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया ये एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट है, ठीक है। और ये क्या है, इरिवर्सिबल डैमेज है, ठीक है। इरिवर्सिबल डैमेज जिसको आप जो है ना रिवर्स नहीं कर सकते हो, और ये तब होगा जब जो है ना 6 घंटे से ऊपर हो गया होगा। इट लास्ट बियॉन्ड मोर देन 6 आवर, ठीक है। और क्या होगा, मोस्ट कॉमन जो है पेरिफेरल आर्टरी जो ऑब्स्ट्रक्ट होती है वो एम्बोलाई की वजह से, वो कौन सी होती है, फीमोरल आर्टरी। ये बात आपने याद रखनी है, एमसीक्यूज में भी आई है कि एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया क्या होता है, ये कि इमरजेंसी ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होता है इसके लिए, ठीक है। क्योंकि एक इमरजेंसी कंडीशन है तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड हो। ये इरिवर्सिबल डैमेज है, मतलब आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते हो। और कब तक होता है ये, मोर देन 6 आवर तक, ठीक है। अगर मोर देन 6 आवर तक हो गया तो ये इरिवर्सिबल डैमेज होगा। और इस मोस्ट जो पेरिफेरल आर्टरी जो ऑब्स्ट्रक्ट होती है बाय एम्बोलाई, वो कौन सी होती है, फीमोरल आर्टरी, ठीक है। कॉमन फीमोरल आर्टरी एमसीक्यूज है ये। और इसके अलावा वो कह रहे हैं कि एक्यूट एम्बोलिक इस्कीमिया जो होगा, लाइक अगर जिस तरह से मैं कह रही हूँ कि मोस्ट कॉमन फीमोरल आर्टरी में कोई एम्बोलाई हो गया तो जो मोस्ट कॉमन पेरिफेरल आर्टरी देखी गई है कि फीमोरल आर्टरी में एम्बोलाई हो जाता है। अब अगर इस फीमोरल आर्टरी को ट्रीट करना है तो मैं क्या करूँगी, एम्बोलेक्टमी करूँगी ना, उस एम्बोलस को रिमूव करूँगी। तो वही कह रहा है कि एक्यूट एम्बोलिक इस्कीमिया में क्योंकि इमरजेंसी ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है तो मैं फ़ौरन उस आर्टरी में जो एम्बोलाई है उसको रिमूव कर दूँगी, एम्बोलेक्टमी करवा दूँगी एक्यूट एम्बोलिक इस्कीमिया में। और अगर थ्रोम्बोटिक इस्कीमिया मतलब कोई थ्रोम्बस की वजह से ऑब्स्ट्रक्ट हुई है या क्लूड हुई है आर्टरी ना, तो फिर उसमें मैं क्या करूँगी, अगर कोई थ्रेटन लिम्ब है तो मैं उसमें हेपरिन और थ्रोम्बोक्टमी करूँगी, मतलब वो थ्रोम्बस रिमूव कर दूँगी, साथ में हेपरिन भी साथ में चलाऊँगी, ठीक है। लेकिन अगर कोई नॉन थ्रेटन लिम्ब है तो मैं क्या करूँगी, एंजियोग्राफी करवा दूँगी और थ्रोम्बोलाइसिस करवा दूँगी, ठीक है। जिसमें ट्रांस वाली ड्रग्स आ जाती है ना, प्लाज्मोजन एक्टिवेटर वाली, ठीक है, थ्रोम्बोलाइटिक्स में, वो आप मेडिसिन में पढ़ोगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके अलावा मैं कंसिडर करूँगी फैशियोटमी इफ़ ड्यूरेशन इस्कीमिया मोर देन 4-6 आवर टू प्रिवेंट कंपार्टमेंट। अब कंपार्टमेंट सिंड्रोम क्या होता है, अभी लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था जब हम वो पढ़ रहे थे, बाउंड वाला चैप्टर पढ़ रहे थे कि जिसमें प्रेशर इंक्रीज हो जाता है 30 या मोर देन 30, ठीक है। तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम से प्रिवेंट करने के लिए हमने क्या करना है, अगर वो जो है ना ड्यूरेशन उसका 4 to 6 आवर भी ऊपर चला गया है तो हम फैशियोटमी करेंगे, ठीक है। तो ये बस आपने याद रख लेना कि किस में कब क्या करना है, ठीक है, और क्या नहीं करना। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि क्या करते हैं हम जो है ना एम्बोलस को एक्यूट एम्बोलिक ओक्लूजन में रिमूव कर देते हैं। जो मैंने आपको वर्बली बताया वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है कि एंथ्रोबोक्टमी में हम थ्रोम्बस को रिमूव करते हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें जो मैंने आपको वर्बली बताई वो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। अच्छा, बाकी वो कह रहे हैं कि हम हेपरिन जो है ना इमीडिएट एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं ताकि जो है थ्रोम्बस को एक्सटेंड करने से प्रिवेंट किया जा सके। तो वो क्या करते हैं, 5000 IV हेपरिन लगाते हैं। ये MCQs हैं। और बाकी क्या है इसमें कि फुगाटी बलून कैथेटर को जो है यूज़ करते हैं टू रिमूव क्लॉट टुगेदर विद द एम्बोलिस। वही बलून कैथेटर और फुगाटी बलून कैथेटर को यूज़ करते हैं, ये एक MCQs है। बाकी वारफेरिन देते हैं टू रिड्यूस द चांस ऑफ फर्दर एम्बोलिज्म, के फर्दर एम्बोलिज्म ना हो, ठीक है। ये मैंने कुछ MCQs पॉइंट बताया। उसके बाद थ्रोम्बोलाइटिक्स मैंने बताया था ना कि इसमें हम टिश्यू प्लाज्मोजन एक्टिवेटर यूज़ करते हैं। ये मैं डिटेल में भी पढ़ाऊँगी मेडिसिन में जब हम वो कर रहे होंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, थ्रोम्बस के लिए, थ्रोम्बस को रिमूव करने के लिए हम टिश्यू प्लाज्मोजन एक्टिवेटर देते हैं, ठीक है। और कंट्राइंडिकेशन ये है कि अगर बहुत ज़्यादा ओल्ड एज का पेशेंट है तो उसमें हम नहीं दे सकते। और अगर किसी को अभी रिसेंटली कोई स्ट्रोक हुआ है तो जाहिर सी बात है उसमें भी आप नहीं दे सकते, उसमें भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ख़तरा है, क्योंकि ऑलरेडी उसको स्ट्रोक हुआ है और यहाँ पे हम थ्रोम्बोलाइटिक वो दे दें तो मज़ीद वो क्या हो जाएगा, रिकवरी से उसमें आ जाएगा थ्रेटेंड स्टेट में। ब्लीडिंग डायथेसिस हो सकती है, प्रेगनेंसी में नहीं देना। तो इन कंडीशन में आपने थ्रोम्बोलाइटिक्स नहीं देनी। ये एक दफ़ा पढ़ लो कि किन में नहीं दे सकते हम, ये तो आपको पता भी होगा, एक सेंस वाली चीज़ है। अच्छा, इसके बाद एम्बोलिक ऑक्लूजन और थ्रोम्बोटिक ऑक्लूजन में क्या डिफरेंस है, तो आपको पता होना चाहिए कि इनमें क्या डिफरेंस है। देखो, सीवियरिटी के लिहाज से अगर बात की जाए ना तो सीवियरिटी जो है ना एम्बोलिक में कंप्लीट सीवियरिटी है, क्योंकि यहाँ पे कोई कोलेट्रल्स नहीं। कोलेट्रल्स मतलब साथ अगर कोई आर्टरी ओक्लूड हो गई तो उसके साथ अगर कोई दूसरा कनेक्शन है तो उससे काम चल जाता है ना, लाइक उससे हम पेशेंट को पेशेंट खतरे से बच जाता है। लेकिन एम्बोलिक ऑक्लूजन में ये होता है कि ये कंप्लीट ऑक्लूजन होती है, कंप्लीट सीवियरिटी होती है, इसमें कोई कोलेट्रल भी काम नहीं करते, नो कोलेट्रल्स। जबकि थ्रोम्बोटिक में ये होता है कि इनकम्प्लीट सीवियरिटी है, क्योंकि इसमें साथ में कोलेट्रल भी चल रहे होते हैं, ठीक है। ये चीज़ है। ऑनसेट ये होता है कि ये 2 to मिनट में होता है। एम्बोलिक वाला ना 2 to मिनट में जो है ऑनसेट होता है, जबकि इसका आवर्स टू डेज़ मतलब घंटे से दिन में होता है ऑनसेट। और बाकी मल्टीपल साइट अफेक्टेड अगर हम देखें तो जो मल्टीपल साइट अफेक्टेड होती है ना वो एम्बोलिक में होती है,
सेंस वाली बात है कि अगर मैं कह रही हूँ कि कोई कोलेटरल भी काम नहीं करती एम्बॉलिक में, कंप्लीट सीवियरिटी का केस है, तो जाहिर सी बात है कि मल्टीपल साइड इफेक्ट किस में मिलेगी आपको, किस में मिलेगी, एम्बॉलिक में ही मिलेगी क्योंकि वहाँ पे कोई कोलेटरल भी काम नहीं करी, कंप्लीट सीवियरिटी का केस है, कंप्लीट ऑक्लूजन हुई हुई है। तो कंप्लीट ऑक्लूजन में मल्टीपल साइड इफेक्टेड होंगी या नहीं होंगी? मल्टीपल साइड इफेक्टेड होंगी ना, तो कॉमन किस में मिलेगी? एम्बॉलिक में, जिसमें कंप्लीट सीवियरिटी, कंप्लीट ऑक्लूजन है। जिसमें इनकम्प्लीट ऑक्लूजन है, कोलेटरल साथ में काम कर रही है इस वजह से, तो वहाँ पे आपको मल्टीपल साइड इफेक्टेड रेयर मिलेगी, बहुत रेयर चांस होगा क्योंकि साथ में कोलेटरल का काम चल रहा है। जबकि कंप्लीट ऑक्लूजन में मल्टीपल साइड इफेक्ट मिलेगी जो कि एम्बॉलिक का केस है। बाकी जब आप पल्पेट करोगे ना आर्टरी को तो सॉफ्ट और टेंडर मिलेगी एम्बॉलिक में, क्योंकि ये एक डिटैच थ्रोम्बस मास होता है ना, जिसे हम बुलाए गए थे, तो ये सॉफ्ट और टेंडर। जबकि ये जो होता है एक एथ्रोमेटस प्लाक होता है जो कि आपको हार्ड और कैल्सिफाइड मिलेगा। ठीक है, जब आर्टरी को पल्पेट करोगे तो वो हार्ड और कैल्सिफाइड मिलेगी बिकॉज दी थ्रोम्बोटिक ऑक्लूजन, अगर सॉफ्ट टेंडर मिलेगी बिकॉज दी एम्बॉलिक ऑक्लूजन। बाकी अगर ब्रूई आप चेक करोगे उस आर्टरी पे तो ब्रूई आपको एब्सेंट मिलेगी, किसमें? एम्बॉलिक में ब्रूई एब्सेंट मिलेगी, जबकि थ्रोम्बोटिक में आपको प्रेजेंट मिलेगी। तो ये आपने याद रखना है ये डिफरेंस कि ब्रूई आपको कहाँ पे एब्सेंट मिलती है, कहाँ पे प्रेजेंट मिलती है। ठीक है, कोलेटरल लेग पल्सेस, अब मैंने क्या बता, कोलेटरल लेग पल्सेस जो है ना वो आपको एम्बॉलिक में प्रेजेंट मिलती है जबकि थ्रोम्बोटिक में एब्सेंट मिलती है। ठीक है, उलट कर दो, लाइक हमने ऊपर पढ़ा कि नो कोलेटरल्स, ठीक है, सीवियरिटी कंप्लीट ऑक्लूजन की कोलेटरल्स नहीं है, लेकिन लेग पल्सेस के अगर कॉन्ट्रालेटर की बात की जाएगी, कॉन्ट्रालेटर लेग पल्सेस, तो वो प्रेजेंट होती है। लाइक जो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि लाइक अगर एक लेग कह लो कि एक लेग में अगर ऑक्लूजन है, कंप्लीट ऑक्लूजन है, तो उसका जो कॉन्ट्रालेटरल जो होगा ना, अपोजिट जो लेग पल्सेस होंगी वो प्रेजेंट होगी। ठीक है, जबकि थ्रोम्बोटिक में जो कॉन्ट्रालेटरल लेग पल्सेस होती है ना वो क्या होती है? एब्सेंट होती है। तो कॉन्ट्रालेटरल लेग पल्सेस भी आपने देख ली। प्रोग्नोसिस ये है कि एम्बॉलिक में ना लॉस ऑफ लाइफ हो जाता है, लॉस ऑफ लिम्ब को बचाने के चक्कर में लॉस ऑफ लाइफ हो जाता है। ठीक है, जबकि थ्रोम्बोटिक में क्या होता है, हम इजीली लॉस ऑफ लिम्ब को मतलब वो कर लेते हैं। ठीक है, मतलब लॉस ऑफ लिम्ब की चांसेस है कि लॉस ऑफ लाइफ नहीं होता थ्रोम्बोटिक में। तो इसमें क्या है कि लॉस ऑफ लाइफ होने के चांसेस ज़्यादा है थ्रोम्बोटिक में, जबकि इसमें कम है, इसमें लॉस ऑफ लिम्ब होने के चांसेस ज़्यादा है थ्रोम्बोटिक में। तो लिम्ब लॉस हो जाए तो कोई खैर नहीं, लेकिन लाइफ लॉस नहीं होनी चाहिए। तो लाइफ लॉस किस में हो रही है? एम्बॉलिक में। तो ये सीवियर है, मैंने बताया ना कि सीवियरिटी कंप्लीट है, इस वजह से लॉस ऑफ लाइफ हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे इनकम्प्लीट है तो इस वजह से लॉस ऑफ लाइफ नहीं हो रहा। बाकी मैंने क्या बताया कि सेकंड टू मिनट या और टू डे में होता है, और यहाँ पे कंप्लीट ऑक्लूजन है तो जाहिर सी बात है मल्टीपल इफेक्ट जो है कहाँ पे मिलेंगे? मल्टीपल साइड इफेक्ट आपको एम्बॉलिक में मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू थ्रोम्बोटिक। सॉफ्ट टेंडर एम्बॉलिक में मिलेगी और यहाँ पे हार्ड कैल्सिफाइड मिलेगी। ब्रूई आपको एब्सेंट मिलेगी किस में? एम्बॉलिक में, और प्रेजेंट मिलेगी, ये आपने याद रखना है। कॉन्ट्रालेटरल लेग पल्सेस प्रेजेंट मिलती है एम्बॉलिक में और एब्सेंट मिलती है थ्रोम्बोटिक में। ये डिफरेंस आपने लाजमी याद रखना है। और बाकी क्या है, नॉन सेल्वेजेबल लेग क्या होता है? इसमें ये होता है कि जो लेग होता है ना वो कम्प्लीटली गैर महफूज होता है। अब उसको मज़ीद मतलब हम बचा नहीं सकते उस लेग को। एक लंबे अरसे तक आर्टरी की ऑक्लूजन की वजह से वो नेक्रोज हुआ, लेकिन पेशेंट ने अपना ट्रीटमेंट नहीं करवाया। ठीक है, और वो जो है बस टाले जा रहा था, और क्या हुआ कि अल्सर्स बने, गैंग्रीन बना, डेड हो गया टिश्यू, और आखिरकार उसका पैर ही क्या हो गया, पूरा इस तरह के हो गया। इस तरह की सिचुएशन में वो हॉस्पिटल आया कि जिसे हम कहेंगे कि नॉन सेल्वेजेबल लेग है। ठीक है, मतलब वो अब गैर महफूज है उसका लेग, उसको हम महफूज नहीं कर सकते। किस तरह से प्रेजेंट करेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी, तो उसको हम इस तरह से कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि वो क्या होगा, एनेस्थीसिया और पैरालिसिस हो जाएगी। जाहिर सी बात है वो उसका लेग जो भी है जहाँ पे भी इस पार्ट में वो पैरालिसिस हो जाएगा वो पार्ट उसका। ठीक है, अच्छा, तो ये तो मैंने आपको एक कहानी बताई जिस तरह से मैं शुरू से बता रही हूँ कि अगर उसने ट्रीटमेंट नहीं करा हुआ है। लेकिन यहाँ पे आपने याद रखना है कि नॉन सेल्वेजेबल लेग में ये है कि एनेस्थीसिया एंड पैरालिसिस ऑफ इंक्रीजिंग ड्यूरेशन अगर मोर देन 6 आवर हो जाए तो ये पैरालिसिस में चला जाता है। ठीक है, और मॉटल पर्पल कलर मिलता है और जो है ब्लेंच नहीं करता प्रेशर पे। ठीक है, मतलब आपको पर्पल कलर, क्योंकि जाहिर सी बात है एक ब्लड सप्लाई ऑक्लूड हुई है, मैंने बताया था ना कि वो पेल होगा, पर्पल कह लो, लेकिन उसको नॉर्मल नहीं होगा। ठीक है, और जब आप उस पर्पल कलर को ब्लेंच करोगे तो वो ब्लेंच भी नहीं होगा ऑन प्रेशर पे। ठीक है, और स्क्वीजिंग, जब वो स्क्वीज़ करेगा ना अपने
मतलब मसल को जब मसलेगा, स्क्वीज़ करेगा तो उसको पेन होगा, ठीक है। और वेट गैंग्रीन होगी, जिस तरह से मैंने बताया कि डेड हो जाएगा वो टिश्यू, गैंग्रीन हो जाएगा, डेड टिश्यू हो जाएगा, वेट गैंग्रीन होगा। मसल रिजिडिटी होगी, उसे बहुत ज़्यादा मसल रिजिडिटी उस पार्ट में फेस करने को पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारा नॉन सर्जिबल का वो है जो कि आपने याद रखना है। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, ट्रीटमेंट भी तो करनी है ना। अब मैंने क्या बताया कि ये अब पार्ट गैर महफूज हो गया है, तो मैं क्या करूँगी, मैं उसकी जो है एम्पुटेशन कर दूँगी, ठीक है। एम्पुटेशन मतलब वो जो अज़ू है, जो भी पार्ट है बॉडी का, उसको मैं काट दूंगी, क्योंकि वो अब काम का ही नहीं रहा। क्यों काम का नहीं रहा, क्योंकि वो डेड हो गया है, अब उसको हम नहीं कर सकते, ठीक है, वो महफूज नहीं कर सकते। तो अब दो तरह के एम्पुटेशंस होती हैं, एक ट्रांसटिबियल होती है, एक ट्रांसफीमोरल होती है। ट्रांसटिबियल जो होती है, जो बेलो नी होती है, जो आपकी नी है ना, अगर उसके नीचे मैं एम्पुटेशन करूँगी ना, बेलो नी एम्पुटेशन को ट्रांसटिबियल एम्पुटेशन कहते हैं। और अगर अब नी करूँगी तो उसे ट्रांसफीमोरल कहते हैं। एक सेंस वाली बात है, नी के ऊपर क्या है, कौन सी आर्टरी होती, मतलब वो होता है फीमोरल पार्ट होता है ना, तो ट्रांसफीमोरल होगा। और नी के नीचे जो होती है, जो बोन होती है, वो टिबिया होती है ना, तो ट्रांसटिबियल एम्पुटेशन बेलो नी होगी। कोई रट्टे वाली बात तो है नहीं, और ये एमसीक्यूज में भी आए हुए हैं, ठीक है। और जब जो ट्रांसटिबियल एम्पुटेशन है, जिसे हम बेलो नी एम्पुटेशन भी कहते हैं, क्योंकि बेलो नी होती है, टिबिया नी के नीचे होती है ना, तो ट्रांसटिबियल को बेलो नी एम्पुटेशन भी कहते हैं। और जो है इसमें ना आपको पल्पेबल फीमोरल पल्स मिलेगी, क्योंकि काफ मसल अभी जो है अलाइव होता है, इस वजह से आपको यहाँ पे पल्पेबल फीमोरल पल्स मिलेगी। जबकि अबव नी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैंने बेलो नी एम्पुटेशन क्यों की है, क्योंकि ऊपर मुझे फीमोरल पल्स मिल रही थी। जो काफ मसल था ना, ये आपकी नी है, आप ये समझ लें, ये आपकी नी है, और ये ऊपर आपका काफ मसल है, ठीक है, काफ मसल है। अब मुझे यहाँ पे फीमोरल पल्स मिल रही थी, जब मुझे यहाँ पे फीमोरल पल्स मिल रही थी, ठीक है, अबव नी, तो मैं क्यों अबव नी इम्पुटेशन करूँगी, मैं तो बेलो नी इम्पुटेशन करूँगी ना, तो इस ट्रांसटिबियल इम्पुटेशन करूँगी, क्योंकि मुझे ऊपर फीमोरल पल्स मिल रही है, काफ मसल अलाइव है, इसी वजह से तो मुझे फीमोरल पल्स मिल रही है ना, तो मैं बेलो नी इम्पुटेशन करूँगी, जिसे हम ट्रांसटिबियल इम्पुटेशन भी कहते हैं। तो ये चीज़ है। और इसी तरह से अगर मुझे काफ मसल पे कोई फीमोरल पल्स नहीं मिल रही, मतलब काफ मसल भी डेड हो गया है, तो मैं अबव नी इम्पुटेशन करूँगी ना फिर। तो अबव नी इम्पुटेशन जो कि जिसको क्या कहते हैं, ट्रांसफीमोरल इम्पुटेशन, क्योंकि नी के ऊपर फीमोरल है, तो उसको मैं अबव नी इम्पुटेशन या ट्रांसफीमोरल इम्पुटेशन भी कह सकती हूँ। और ये कब होती है, जब फीमोरल पल्स प्रेजेंट ना हो और काफ मसल भी डेड हो गया हो, ठीक है, तो तब फिर अबव नी इम्पुटेशन होगी। तो आई होप कि आपको समझ आ गया हो, मैंने काफ़ी ऐसे समझाया है कि कोई रट्टे की तरफ आप ना जाओ, ठीक है। उसके बाद आ जाओ गैंग्रीन। गैंग्रीन क्या होता है, गैंग्रीन मैंने बताया था ना कि डेड हो जाता है टिश्यू, डेड ऑफ मैक्रोस्कोपिक पोर्शन ऑफ टिश्यू, मतलब जो आपका अब पूरा जो टिश्यू है ना मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, वो सारा डेड हो गया है। ये भी एमसीक्यूज पॉइंट है, और ये तो मैं शुरू से बता रही हूँ, आपको याद भी होना चाहिए। अब इसमें क्या होता है, इट इज़ कैरेक्टराइज बाय लैक ऑफ, ऑलरेडी जो मैंने बताया था। अब इसमें ना एक तो यहाँ पे नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे पेंसिल से लिखा है कि 3 टाइप्स होती है, ड्राई, वेट और गैस गैंग्रीन। ड्राई जो होता है ना, आपको एर्थरोस्क्लेरोसिस में मिलेगा, जबकि वेट वाला आपको डायबिटीज़ और इन्फेक्शन में मिल सकता है, और गैस वाला आपको क्लोस्ट्रीडियम परफोरेशंस के उसमें मिल सकता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, और उसमें भी कोई रट्टे की बात नहीं है। एर्थरोस्क्लेरोसिस प्लाक जो होता है ना, वो ड्राई होता है, तो ड्राई गैंग्रीन में मिलेगा। वेट जो होता है ना, वेट गैंग्रीन, ऐसे समझो कि वेट इन्फेक्शन जब होता है तो वो जगह चिपचिपी हो जाती है, डायबिटीज़ में भी हो तो वेट होगा वो। और गैस गैंग्रीन क्लोस्ट्रीडियम परफोरेंजेस, याद लोगे कि परफोरेंजेस हुई है ना, तो वहाँ से गैस लीक हो रही है इस तरह से, तो गैस क्लोस्ट्रीडियम परफोरेंजेस, इस तरह से याद रख लो, ठीक है, रट्टे की तरफ नहीं जाओ। अच्छा, गैंग्रीन में होता क्या है कि जो पार्ट होता है ना, जो भी बॉडी पार्ट जिसमें गैंग्रीन हुआ है, जो भी बॉडी पार्ट डेड हुआ है या गैंग्रीन कह लो, वो ड्राई होगा और क्लीन होगा, ठीक है। और फिर उसकी हम क्या करेंगे, सर्जिकल डिब्राइडमेंट कर देंगे, वो जगह हमारे काम की ही नहीं रही तो उसको हम डिब्राइड कर देंगे। साथ में हम वैक्यूम एसिस्ट क्लोजर भी कर सकते हैं, और लार्ज स्किन फ्लैप्स भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कलर चेंज ड्यू टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ इसको छोड़ दो, इतना कुछ खास नहीं कि कलर चेंज जो होता है ना, वो उस वजह से होता है क्योंकि हेमोग्लोबिन की डिसइंटीग्रेशन हो जाती है, तो आपको पहले ही मैंने ऐसे बता दिया था। अच्छा, अब ये कह रहे हैं फ्रोस्ट बाइट क्या होता है, तो फ्रोस्ट बाइट जो होता है ना, ये एक टाइप ऑफ गैंग्रीन है, जिसमें क्या होता है कि कॉज बाय एक्सपोजर टू कॉल्ड, जब वही जो गैंग्रीन वाला डेड टिश्यू पार्ट है ना, जब वो ठंड से क्या कहते हैं कि ठंड से जब उसका सामना होता है, ठीक है, जब वो एक्सपोजर होता है उसका ठंड से, लाइक किसी ठंडी जगह पे चला गया है, तो जब उस गैंग्रीन का ठंड मतलब ठंड से एक्सपोजर होगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो फ्रॉस्ट बाइट
की कंडीशन हो गई। फ्रोस्ट बाइट की कंडीशन में क्या होता है, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो वॉल होते हैं ना, वेजल्स वॉल, वो डैमेज हो जाते हैं। और वो डैमेज हो जाते हैं, फिर वो जब डैमेज होंगे, खुद सोचो जब वेजल वॉल डैमेज होंगे तो जो फ्लूइड होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वेजल वॉल से इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एडिमा की कंडीशन बन जाएगी, ट्रांसड्यूशन की कंडीशन बन जाएगी, ठीक है, एडिमा याद रख लो, ठीक है। तो ये चीज़ मैं बताना चाह रही हूँ। तो फ्रोस्ट बाइट में क्या होता है, ये टाइप ऑफ गैंग्रीन है जो कि कॉज होता है बाय एक्सपोजर टू कोल्ड। इसमें ये होता है कि एक डेड टिश्यू है जो कि ऑलरेडी टू रिड्यूस ब्लड सप्लाई डेड हो गया है, जिसे हम गैंग्रीन कह रहे हैं। अब जब वही पार्ट कोल्ड से ठंड से एक्सपोजर होगा, तो खुद सोचो ठंड में तो मज़ीद वेजल वॉल कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, और उसकी ऑलरेडी वेजल्स वॉल में ब्लॉकेज हुई हुई है, तो क्या होगा, उसकी वेजल वो डैमेज हो जाएगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, और जिसकी वजह से जो है उसका जो भी फ्लूइड होगा वो बाहर आ जाएगा इंटरस्टिशियल, जिसकी वजह से एडिमा होगा पेशेंट को, ठीक है, और सीवियर बर्निंग पेन होगा उस अफेक्टेड साइड पे। तो ये फ्रोस्ट बाइट है, मैंने बिल्कुल एक कहानी की तरह बताया है। मैनेजमेंट क्या करेंगे, हम उस पार्ट की जो डेड टिश्यू, उसको हम अगर एक्सपोजर ऑफ कोल्ड हो भी गया है, वो किसी ठंडी जगह में गया भी है, तो हम उसको रीवार्मिंग करेंगे, उस जगह को गर्म रखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इसके बाद अगर ये इसको ठंड से एक्सपोजर से बचाया नहीं गया तो क्या होगा, एडिमा की कंडीशन और सीवियर बर्निंग पेन हो सकता है, इस पेशेंट को मजीद वर्स्ट कंडीशन में जा सकता है। तो हमने उसकी रीवार्मिंग करनी है, और उस अफेक्टेड पार्ट को हमने कॉटन वूल से क्या करना है, रैप करना है, ताकि उसको ठंड से बचाया जा सके, और उसको रेस्ट में रखना है। और बाकी क्या करना है, हमने उसको ड्रिंक देनी है, और क्लोथिंग शुड भी यूज़ के उसको गर्म रखा जाए। और साथ में हमने क्या करना है, एनर्जीजिया देना है, जो उसे बर्निंग पेन हो रहा है ना, उसके लिए हमने एनर्जीजिया को यूज़ करना है स्ट्रॉन्ग। और जो है अगर फिर भी काम नहीं बने तो फिर हमने एम्पुटेशन करनी है, मतलब उस अज़ू को, उस पार्ट ऑफ बॉडी को कट कर देना है, क्योंकि जाहिर सी बात है दूसरा तो हमारे पास हल नहीं फिर बचा। उसके बाद क्या है, एनहम है। इसमें क्या होता है कि ऑटो एम्पुटेशन होती है डिजिट्स की, जो डिजिट्स है ना उसकी ऑटो एम्पुटेशन हो जाती है, और स्पेशली लिटिल टो की। और इसमें लेवल ऑफ इंटरफेरेंस जॉइंट जो है वो क्या होते हैं, टो के, वो उसमें स्कारिंग होती है। मतलब ये जो होता है किस वजह से फॉर्मेशन होती है, इसकी फॉर्मेशन स्कार की वजह से। वो स्कार किस लेवल पे बनता है, इंटरफेरेंस जॉइंट ऑफ टो, जो टो की इंटरफेरेंस जॉइंट है ना, वहाँ पे स्कार फॉर्मेशन की वजह से जो है ऑटो एम्पुटेशन हो जाती है डिजिट्स की, और स्पेशली लिटिल टो में देखा गया है। तो बस इसमें अर्ली स्टेज में जेड प्लास्टिक करते हैं, लेटर स्टेज में एम्पुटेशन करते हैं, बस ये याद रख लो। और वो अफेक्ट ब्लैक को अफेक्ट करता है, बस इतनी चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी आपका हो गया। उसके बाद आ जाओ, उसके बाद हमारे पास आर्टिकल ओक्लूजन डिसीज़ ऑफ अदर साइड है। अब ये जो हमारी जो आर्टिकल ओक्लूजन एंड डिसीज़ है ना दूसरे साइड की, वो हम देखेंगे। लाइक सब क्लेवियन आर्टरी में अगर स्टेनोसिस हो गई है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, फिर सब क्लेवियन स्टील सिंड्रोम क्या होता है, ठीक है। मैं बिल्कुल थक सी गई हूँ, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि कंप्लीट हो जाए, अभी तो काफ़ी चैप्टर रहता है ये। अच्छा, तो इसमें क्या होता है, सब क्लेवियन आर्टरी स्टेनोसिस सबसे पहले देख लेते हैं। अब देखो, आप हमें पता है कि सब क्लेवियन आर्टरी जो है हमारे आर्म साइड को सप्लाई कर रही होती है, तो अगर उसमें स्टेनोसिस हो जाएगी, मतलब वो ऑक्लूड हो जाएगी, तो क्लोडिकेशन आपको कहाँ दिखने को मिल सकती है, आर्म्स में ही दिखेगी ना। एक सेंस वाली बात है कि आर्म्स को सप्लाई कर रही है आर्टरी, तो फिर वही क्लोडिकेशन, अगर उस आर्टरी अफेक्टेड है तो वही क्लोडिकेशन दिखेगी, लाइक आर्म क्लोडिकेशन इन एन आर्म, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होगा, डिजिटल इस्कीमिया होगा, ठीक है, ये होगा। अब ट्रीटमेंट इसकी क्या होगी, वैक्सीनेशन में तो हम परक्यूटेनियस ट्रांस ल्यूमिनल एंजियोप्लास्टी करेंगे या स्टेंट लगा देंगे। ये वही है जिसमें इसमें हम क्या कर रहे थे कि वो बलून कैथेटर को जो है इन्फ्लेट कर रहे थे 1 मिनट के लिए, लेकिन अगर उससे भी आर्टरी ओपन नहीं हो रही, ठीक है, डायलेट नहीं हो रही, तो फिर हम स्टेंट लगा देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, वैक्सीनेशन में तो हमने ये करना है। और अगर पहला स्टेप मतलब स्टेंट से भी काम नहीं बने, तो फिर हमने क्या कर देनी, हमने सर्जरी करनी है, ठीक है। अब इफ़ फर्स्ट स्टेप फेल, वही चीज़ें जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कॉमन कैरोटिड आर्टरी टू सब क्लेवियन आर्टरी आपने बाईपास लगा देना है, क्योंकि सब क्लेवियन आर्टरी तो वो हो गई है ना, ऑक्लूड हो गई है, तो आपने कॉमन कैरोटिड आर्टरी से लेके वहाँ तक बाईपास लगा देना है। तो ये आपकी, ये हम सर्जरी कर लेंगे अगर पहला स्टेप फेल हो गया। तो ये हो गया आपका सब क्लेवियन आर्टरी स्टेनोसिस। उसके बाद सब क्लेवियन स्टील सिंड्रोम होता है। इसमें क्या होती है, सब क्लेवियन स्टील सिंड्रोम है ना, तो मतलब यही कि सब क्लेवियन आर्टरी तो ऑब्स्ट्रक्ट है, और साथ में क्या हो रहा है कि रिवर्स ऑफ फ्लो हो रहा है। इसके नतीजे में अगर सब क्लेवियन आर्टरी ऑब्स्ट्रक्ट है, खुद सोचो, तो ब्लड फ्लो फॉरवर्ड नहीं जा रहा। जब फॉरवर्ड नहीं जा रहा तो कहाँ जाएगा, पीछे जाएगा ना, डिस्टली जाएगा। डिस्टली मतलब रिवर्सल ऑफ फ्लो होगा, ठीक है, रिवर्सल ऑफ फ्लो होगा थ्रू इप्सिलेटरल वर्टिब्रल आर्टरी इनटू सब क्लेवियन आर्टरी, ठीक है। तो ये कह रहे हैं।
कि फर्स्ट पार्ट ऑफ आर्टरी जो है वो सबक्लेवियन आर्टरी के ऑब्स्ट्रक्ट हो गई है, तो वो पीछे से वर्टिब्रल आर्टरी के थ्रू पीछे जाएगी। और इसमें सिम्टम क्या होंगे कि सेरेब्रल इस्कीमिया हो सकता है पेशेंट को, ठीक है। और क्लासिकल सिम्टम बस ये याद रख लो कि उसको जो है ना अटैक होगा, सिंकोपल अटैक होगा, और विजुअल डिस्टर्बेंस हो सकती है विद आर्म एक्सरसाइज। मतलब जब वो आर्म एक्सरसाइज करेगा ना तो साथ में उसको विजुअल डिस्टर्बेंस भी मिल सकती है। और डिमिनिश ब्लड प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि अफेक्टेड लिम्स है ना, तो उसमें आप दोनों लिम्स में ना बीपी जो है ना में डिफरेंस आ रहा होगा बीपी में, तो डिमिनिश हो जाएगा ब्लड प्रेशर इन अफेक्टेड लिम्स में, मतलब अपर लिम्स में। और विजुअल डिस्टर्बेंस हो जाएगी विद एक्सरसाइज, और सिंकोपल अटैक होगा। तो ये क्लासिकल ट्रायड आपने स्टील सिंड्रोम में याद रखना, ये MCQs में आता है। बाकी रिवर्सल ऑफ फ्लो होता है और उसकी वजह से जो है ना इप्सिलेटरल आर्टरी के थ्रू पीछे जाता है और सबक्लेवियन आर्टरी ऑब्स्ट्रक्ट होती है, जाहिर से वजह सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम है। तो ये आपका हो गया। अब इसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, सेम वैसे ही कि परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल एंजियोप्लास्टी करवाई स्टेंट के साथ। अगर उससे भी काम नहीं बना तो सेकंड सर्जरी पे जाओगे, ठीक है। कॉमन कैरोटिड आर्टरी से आप सबक्लेवियन बाईपास करोगे, सेम ट्रीटमेंट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये क्या दिखाया हुआ है, ये सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम दिखाई हुई है कि जो है उसका फर्स्ट पार्ट ब्लॉक है, इसको छोड़ दो, बस खुद पढ़ लेना। उसके बाद वही चीज़ है ना, उसके बाद है कैरोटिड एंडाटमी क्या होती है। इसमें ये होता है कि ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है, वो तो आपको दिख रहा है। और इसमें क्या होता है, एथोमेटस प्लाक बन जाता है किसमें, कैरोटिड आर्टरी में। तो कैरोटिड आर्टरी में अगर एथोमेटस प्लाक बन गया तो उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, एंडोटमी करते हैं। कैरोटिड एंडोटमी मतलब उस कैरोटिड प्लाक को हमने रिमूव करना है। कैरोटिड मतलब कैरोटिड आर्टरी में क्या हो गया, एथोमेटस प्लाक हो गया है, तो उसको रिमूव करने के लिए प्रोसीजर होता है कैरोटिड एंडोटमी, जिसे CEA कहते हैं, ठीक है। और इसमें हम रिमूव करते हैं एथोमेटिक प्लाक को कैरोटिड आर्टरी से, और इस तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं किसको, स्ट्रोक से, ठीक है। क्योंकि कैरोटिड से ही फर्दर जो है ब्रेन सप्लाई हो रही होती है, तो इस तरह से हम स्ट्रोक को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं इस सर्जरी के थ्रू। अच्छा, अब इसमें इंडिकेशन जो है ना, ये हम कब करेंगे, जब एसिम्प्टोमेटिक कैरोटिड स्टेनोसिस हो, मतलब पेशेंट को कोई एसिम्प्टोमेटिक हो, उसको कोई सिम्टम ना आ रहे हो, लेकिन उसको हो कैरोटिड आर्टरी उसकी क्लूड हो तो मोर देन, तो उसमें करेंगे। या सिम्टोमेटिक है कोई कैरोटिड स्टेनोसिस, मोर देन 70% सिम्टम क्या होंगे कि उसको जो है ना ब्लाइंडनेस हो रही है, मोनोक्यूलर ब्लाइंडनेस हो रही है इप्सिलेटरल साइड पे, और साथ में हेमोपनिया हो। हेमोपनिया ये होता है कि लॉस ऑफ 1/2 ऑफ वर्टिकल विजुअल फील्ड, वर्टिकल विजुअल पता नहीं क्या, वर्टिकल विजुअल फील्ड की 1/2 जो है ना लॉस हो जाता है विजुअल फील्ड ना, तो उसको हेमोपनिया आप कहते हैं। और कॉन्ट्रालेटरल फेशियल पैरालिसिस होगी, आर्म और लेग पैरास्थीसिया मिलेगा, वही कि नमनेस टिंगलिंग हो रही है। डिस्फेजिया मिलेगा, डिस्फेजिया मतलब कि वही क्या, वो क्या प्रोडक्शन ऑफ वो नहीं कर पा रहा, लैंग्वेज उस मतलब बोल नहीं पा रहा। फेजिया मतलब मैंने ये बताया था, सॉरी ये डिस्फेजिया है, डिस्फोनिया होता है, वो डिस्फोनिया होता है। डिस्फोनिया पता नहीं, शायद एक्चुअली गर्मी बहुत है और मैं इस गर्मी में भी लेक्चर अपलोड कर रही हूँ, तो बस दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा। वो डिस्फोनिया होता है। अभी मैंने बेड साइड पढ़ी है ना, तो बस मेरे दिमाग में वही घूम रहा है। बेड साइड के CNS में हमने पढ़ा था ना कि स्पीच में डिस्फोनिया होता है, कि प्रोडक्शन ऑफ वॉइस में डिफ़िकल्टी होती है, तो वो डिस्फोनिया। ये क्या है, डिस्फेजिया। डिस्फेजिया होता है कि स्वेलो करने में प्रॉब्लम हो रही है उसको, ठीक है। सेंसरी और विजुअल नेग्लेक्ट है। तो ये सारे आपने जो है ना कैरोटिड एंडोटमी की इंडिकेशन याद रखनी है कि सिम्टोमेटिक में पेशेंट क्या बोलेगा कि उसकी 1/2 ऑफ विजुअल फील्ड लॉस होगी, हेमोपनिया होगा, फेशियल पैरालिसिस होगी कॉन्ट्रालेटरल साइड पे, ठीक है, ये याद रखना है। और पैरास्थीसिया पैरालिसिस होगी, और डिस्फेजिया होगा अगर डोमिनेंट हेमिस्फेयर उसका इन्वॉल्व है। डिस्फेजिया मतलब प्रॉब्लम इन स्वेलोइंग, और विजुअल नेग्लेक्ट होगा। तो ये सारे सिम्टम एक दफ़ा पढ़ लो, ठीक है। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक दफ़ा पढ़ लो। इफ़ पेशेंट इज बायलेटरल कैरोटिड स्टेनोसिस, अगर बायलेटरल कैरोटिड स्टेनोसिस है तो क्या है, इसको भी छोड़ दो, ठीक है। वन और मोर सीवियर स्टेनोसिस फर्स्ट, और डोमिनेंट साइड फर्स्ट इक्वली, अगर इक्वली है तो डोमिनेंट साइड हुई है, इसको छोड़ दो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्रेनियल नर्व इंजरी में ये याद रखो कि अगर वेगस नर्व इंजरी हो गई, ये कॉम्प्लिकेशन है इसकी ना, कि अगर आप रिमूव कर रहे हो, अगर आप कैरोटिड एंडोटमी कर रहे हो, लेकिन उसकी कॉम्प्लिकेशन ये है कि कोई क्रेनियल नर्व इंजरी भी तो कर सकते हो ना आप ड्यूरिंग सर्जरी। लाइक अगर वेगस नर्व इंजरी हो गई, जो मोर कॉमन देखी गई है, तो उसमें हॉर्सनेसनेस होगी, मतलब आफ्टर सर्जरी पेशेंट की आवाज़ बहुत भारी भारी होगी, तो उसका मतलब वेगस नर्व इंजरी आपने ड्यूरिंग सर्जरी कर दी है बाय मिस्टेकनली, ठीक है। हाइपोग्लोसल नर्व इंजरी में क्या होगा कि स्पीच और मेस्टिकेशन डिफिकल्टी होगी, क्योंकि मेस्टिकेशन मसल को सप्लाई करती है और स्पीच में भी हेल्प करती है ना हाइपोग्लोसल नर्व। तो अगर उसकी इंजरी करोगे तो क्या होगा, स्पीच
स्पीच डिफिकल्टी और मेस्टिकेशन डिफिकल्टी होगी। ग्लोसोफेरेंजियल नर्व की अगर आपने वो कर दी, इंजरी कर दी ड्यूरिंग सर्जरी, तो स्वेलोइंग डिफिकल्टी होगी, स्वेलो करने में उसको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी नर्व से क्या प्रॉब्लम कॉज हो सकती है, वेगस से, हॉर्सनेस से, हाइपोग्लोसिस से, मेस्टिकेशन स्पीच डिफिकल्टी और ग्लोसोफेरेंजियल से स्वेलोइंग डिफिकल्टी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा क्या होगा कि पेशेंट जो है ना हाइपरटेंशन में जा सकता है, और क्योंकि जाहिर सी बात है सर्जरी के बाद बीपी को मेंटेन करना लाजमन होता है, ठीक है। और काफ़ी केस भी देखे हैं बीपी के, ऑक्सीजन की वजह से जो है ना मोस्टली डेड पेशेंट की हो जाती है, जबकि सर्जरी सक्सेसफुल होती है, ठीक है। सूडो एन्यूरिज्म, माइक्रो इन्फेक्शन, रीस्टिनोसिस हो सकती है। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन है कि सूडो एन्यूरिज्म हो सकता है, आपने कोई जगह मतलब कोई प्लाक छोड़ दिया है, ठीक है, या माइक्रो इन्फेक्शन हो सकता है हेपेटाइटिस, इसको तो पढ़ लो। एन्यूरिज्म क्या होता है, लोकलाइज एब्नॉर्मल डायलेटेशन ऑफ ब्लड वेसल। अब देखो एन्यूरिज्म में ना मतलब ट्यूमर, अब क्या हो रहा है कि एक वेसल में क्या हो रहा है कि ट्यूमर है, एन्यूरिज्म है, तो वो क्या कर रहा है उस वेसल को, जब वो उस वेसल में ट्यूमर है तो उस वेसल को वो क्या कर रहा है, डायलेट कर रहा है ना, क्योंकि ट्यूमर है, एन्यूरिज्म है, तो उसकी वजह से एब्नॉर्मल डायलेटेशन देखी गई है। ब्लड वेसल में जो एब्नॉर्मल डायलेटेशन होती है वो किसी ट्यूमर के थ्रू ही आएगी ना, तो वही कह रहे हैं कि एन्यूरिज्म क्या है कि लोकलाइज एब्नॉर्मल डायलेटेशन ऑफ ब्लड वेसल। ये आपकी ब्लड वेसल है, इसमें कोई ट्यूमर ग्रो कर रहा है, तो ट्यूमर ग्रो कर रहा है तो आपकी वेसल क्या होगी, डायलेट होगी, तो उसे हम यहाँ बोलेंगे कि एब्नॉर्मल डायलेटेशन हो रही है। और लोकलाइज मतलब उस आर्टरी में ट्यूमर है तो उसकी वजह से लोकलाइज हमें दिख रहा है कि लोकलाइज एब्नॉर्मल डायलेटेशन ऑफ ब्लड वेसल इज कॉल्ड एन्यूरिज्म। इसमें क्या चीज़ है, कुछ भी नहीं है। क्लासिफिकेशन देख लो, वॉल मॉर्फोलॉजी के लिहाज से, एटियोलॉजी के लिहाज से। वॉल में ट्रू एन्यूरिज्म होता है, फॉल्स। अब ट्रू एन्यूरिज्म क्या होता है कि अगर तीनों लेयर्स को इन्वॉल्व, इंटीमा, मीडिया और एडवेंशिया, तीनों का अगर इन्वॉल्व किया है ना, वेसल वॉल की तीनों लेयर को अगर इन्वॉल्व किया है तो वो ट्रू एन्यूरिज्म है। लेकिन अगर सिर्फ सिंगल फिब्रस टिश्यू को किया है तो वो फॉल्स एन्यूरिज्म है। इसको याद रख लो। मॉर्फोलॉजी फ्यूजिफॉर्म होती है, सेक्युलर होती है और डिसेक्टिंग होती है, ठीक है। वक्त दफ़ा पढ़ लो, ये मेन है ट्रू और फॉल्स। बाकी एटियोलॉजी देख लो कि एर्थोमेटस कोई प्लाक हो सकता है, ठीक है, या कोई कोलेजन डिसीज़ हो सकती है कि कोलेजन जो है वो एक बना के जो है ना उसने ब्लॉकेज करवा दी है। बाकी क्या हो सकता है, माइकोटिक, बैक्टीरियल रेदर देन फंगल, ट्रॉमेटिक हो सकता है, ठीक है। ये एटियोलॉजी की स्किल से हो सकता है। खैर ये हो गया आपका। उसके बाद आ जाओ एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म में ना, बिल्कुल मेरी हिम्मत ख़त्म हो रही है। अब दिल चाह रहा है कि ये नेक्स्ट में करवा दूँ, लेकिन करवा ही देती हूँ, फिर बाद में टाइम नहीं मिलता। एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म में ये होता है कि ये जो है ना मोस्ट कॉमन टाइप है लार्ज वेसल एन्यूरिज्म, ठीक है। तो जो लार्ज वेसल एन्यूरिज्म जो है ना, जो देखा गया है कि लार्ज वेसल में कोई एन्यूरिज्म हो गया है। अब एन्यूरिज्म आप समझ गए हो, बार बार मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। एन्यूरिज्म क्या होता है कि ट्यूमर ग्रोथ या कोई भी ट्रॉमेटिक या कोई भी कुछ भी किसी वजह से एंथ्रोमेटस जो है चीज़ जो है वो आपकी किसको वो कर रही है, वेसल को डायलेट कर रही है, एब्नॉर्मल डायलेटेशन हो रही है। तो अगर लार्ज वेसल में एन्यूरिज्म दिख रहा है, लार्ज वेसल मतलब लार्ज वेसल में आपको एब्नॉर्मल डायलेटेशन दिख रही है, तो वो मोर कॉमन आप किस में देखी गई है, एब्डोमिनल आउटिक एन्यूरिज्म में। तो आपको पता होना चाहिए कि एब्डोमिनल आउटिक मोस्ट कॉमन टाइप जो है लार्ज वेसल एन्यूरिज्म की है, ठीक है ये। और दूसरा ये कि किस वजह से होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से होता है, ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस। और ये एथेरोस्क्लेरोसिस रिजल्ट फॉर डीनेचर मीडियल लेयर की बस एथेरोस्क्लेरोसिस याद रख लो। कॉमन साइड क्या है इसकी, बेलो रीनल आर्टरीज, मतलब जो रीनल आर्टरीज के नीचे है ना, ये मोस्ट कॉमन साइड इसकी यही वहीं होती है। जो एब्डोमिनल आउटिक एन्यूरिज्म है ना, ये मोस्ट कॉमनली बेलो रीनल आर्टरीज मिलता है और स्पेशली मेल में मिलता है, और किस वजह से, एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से होता है, ठीक है। ये हो गया। क्लिनिकल फीचर एसिम्टोमेटिक होता है मोस्टली, या सिम्टोमेटिक में ये होगा कि वो बोले उसको ना बैक पे और एब्डोमिनल पेन होगा, ठीक है। ये इस तरह से कंप्लेन लेकर आ सकता है पेशेंट कि भाई मुझे पेन हो रहा है बैक और एब्डोमिनल, ठीक है। और थाई और ग्रोइन पेन मतलब वो बताएगा उस, ठीक है, कि मुझे यहाँ पे पेन हो रहा है, यहाँ पे तो वो थाई को इंडिकेट करेगा, ग्रोइन पेन होगा, ठीक है। ये जो क्योंकि नर्व कंप्रेशन हो रही है ना, इस वजह से एपिगैस्ट्रिक स्वेलिंग मिलेगी वहाँ पे, ठीक है, और एक्सपेंसाइल पल्सेशन मिलेगी, और मे प्रेजेंट विद रप्चर। बस इसको एक दफ़ा पढ़ लो। ये बैक एब्डोमिनल पेन याद रखना, थाई एंड ग्रोइन पेन याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि बेलोरीनल आर्टरीज हो रही है ना, तो आप यही समझ रहे हैं कि वहाँ पे थाई ग्रोइन पेन भी होगा, ठीक है, और बैक एब्डोमिनल पेन भी होगा क्योंकि एब्डोमिनल आउटिक है। अच्छा अब इसमें है रप्चर। अब एक रप्चर है और दूसरा जो है हम पढ़ेंगे एब्डोमिनल आयोटिक एन्यूरिज्म। रप्चर एब्डोमिनल आयोटिक एन्यूरिज्म में इंटीरियर रप्चर होता है, पोस्टीरियर रप्चर होता है। इंटीरियर रप्चर जो होता है ना वो 20% देखा गया है, पोस्टीरियर रप्चर 80% देखा गया है। इंटीरियर रप्चर नाम से ही जाहिर है कि इंटीरियरली होता है, और इंटीरियरली किस वजह से होता है,
पेरिटोनियल कैविटी के अंदर तो होता है, लेकिन किस वजह से होता है, इसमें ना फ्री ब्लीडिंग होती है, किसमें, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर, ठीक है, फ्री ब्लीडिंग हो रही होती है, ठीक है। और इसकी जो प्रोग्नोसिस है वो बहुत पुअर है, जबकि पोस्टीरियरली जो है ना, पोस्टीरियर लैटरली रप्चर होता है और इसमें जो वो होती है ब्लीडिंग, वो रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस में होती है, ठीक है। इसकी पेरिटोनियल कैविटी में थी, इसका रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस में पोस्टीरियरली ना, इंटीरियरली है तो कैविटी में जाएगी, पोस्टीरियरली है तो स्पेस में जाएगी ना, इस तरह से याद रख लो, ठीक है। और बाकी फॉर्मेशन ऑफ रेट्रोपेरिटोनियल हेमाटोमा होगा, जाहिर सी बात है वहाँ पे जब जा रहा है ब्लीडिंग, तो फिर वो एक हेमाटोमा की कंडीशन बाद में इख्तियार कर लेगी, फॉर्मेशन हो जाएगी हेमाटोमा की, और उसकी प्रोग्नोसिस गुड होती है पोस्टीरियर की, तो ये आपने याद रख लेनी है। अच्छा, उसके बाद इफ़ पेशेंट विद रप्चर एब्डोमिनल आर्टरी एनेरिज्म डेथ इज विदाउट सर्जरी, और बस वो कह रहे हैं कि ऑपरेटिव मोर्टेलिटी जो है ना इसकी 50% है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब इस जिस तरह से मैंने बताया कि इसमें ना आपने रप्चर में क्या याद रखना है, एक ट्रायड याद रखना है, रप्चर एब्डोमिनल आयोर्टिक एनेरिज्म जो कि एंटीरियर पोस्टीरियर भी आपने पढ़ा, तो इसमें एक ट्रायड याद रखना है, सेम बैक और एब्डोमिनल पेन होगा और वही पल्सेटाइल एब्डोमिनल मास मिलेगा आपको, ठीक है, और हाइपोटेंशन मिलेगी। तो ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी है। ये MCQs में भी आया हुआ है कि रप्चर एब्डोमिनल आयोर्टिक का कोई सिनेरियो होगा, उसमें पेशेंट बोलेगा कि मुझे उसका अपना BP गिरा होगा और वो कंप्लेन कर रहा होगा एब्डोमिनल पेन की, बैक पेन की, और उसकी जो एब्डोमिनल मास है ना वो पल्सेटाइल होगा। तो आपको ऑप्शन में 3 ऑप्शन होंगे अलग, और एक चौथा ये होगा रप्चर एओर्टिक एब्डोमिनल एओर्टिक एनेरिज्म। तो करेक्ट ऑप्शन ये होगा, क्योंकि आपने ये पढ़ लिया होगा कि हाँ ये इसमें मिलेगा आपको ना, ये सारी कंडीशन है। उसके बाद इमीडिएट मैनेजमेंट क्या करेंगे हम रप्चर एब्डोमिनल एओर्टिक एनेरिज्म की ना, तो इसमें सबसे पहले तो हमने डायग्नोसिस करनी है, उसकी हिस्ट्री लेनी है, फिर CT एंजियोग्राम करवाना है, रिससिटेशन करवानी है कि उसकी ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर हो, इंट्रावेनस फ्लूइड और सेंट्रल लाइन, ठीक है, ये पहले तो रिससिटेशन करवानी है। उसके बाद मेन सिस्टोलिक प्रेशर देखना है, ठीक है, प्रिमिटिव फॉलिक कैथेटर लगाना है, ठीक है, कि भाई उसकी साइड में तो पहले रिससिटेशन करवानी, क्रॉस मैच करवाना है 6 यूनिट ऑफ ब्लड, ताकि अगर हम ब्लड की ज़रूरत है तो पहले से हमारे पास अवेलेबल रहे, और यूरिन पैसेज के लिए फॉलिक कैथेटर लगा दे। CT एंजियोग्राफ मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट क्या है, CT एंजियोग्राफ, तो याद रख लेना है, ठीक है। रैपिड ट्रांसफ़र टू ऑपरेटिंग रूम, रैपिड ट्रांसफ़र करवाना है। इंडिकेशन ऑपरेशन क्या है कि अगर ऑल सिम्टमिक पेशेंट है, तमाम सिम्टम आपको दिख रहे हैं जो मैंने बताए हैं, ठीक है, और ये सिम्टमिक पेशेंट है एनेरिज्म के साथ, मतलब इस सिम्टम, एक तो तमाम ऑपरेशन आपने उनका करना है जिसमें सिम्टम हो, ठीक है, और दूसरा पेशेंट ऐसा है कि जिसमें कोई सिम्टम तो नहीं है लेकिन एनेरिज्म हमने देख लिया है कि वो 5.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, तो उसमें भी आपने सर्जरी करनी है, भले उसमें सिम्टम नहीं हो, लेकिन हमने एनेरिज्म देख लिया कि 5.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो हमने उसकी सर्जरी करनी है, ठीक है। और एनेरिज्म ग्रोथ जो है अगर वो पर ईयर 0.5 सेंटीमीटर हो रही है तब भी आपने करनी है। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट का हमने देख लिया कि 5.5 सेंटीमीटर है लेकिन वो फिर भी सर्जरी नहीं करवा रही, फिर हमने जो है उसको कहा कि आपने हर ईयर ये करवानी है। तो अगर हर फॉर एग्जांपल ऑपरेशन के बाद भी हम जो है ना पेशेंट को कहते हैं कि आप एहतियातन कर लिया करें ना, ताकि हम देखें कि जो ट्यूमर ग्रोथ दोबारा से तो नहीं हो रही, तो अगर वो पर ईयर 0.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो रही तब भी सर्जरी की इंडिकेशन है, ठीक है। तो ये आपने इंडिकेशन दफ़ा पढ़ लेनी है। इसके अलावा क्या चीज़ है यहाँ पे, सर्जिकल ऑप्शन है कि आपने सबसे पहले तो ओपन रिपेयर करना है। ओपन रिपेयर में क्या करना है, फुल लेंथ मिड लाइन इंसीजन करना है, ठीक है। मिड लाइन आपने इंसीजन लगा दिया, रिप्लेसमेंट कर दिया, जो भी एब्डोमिनल आवर्टा था ना उसको आपने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। किससे, कोई सिंथेटिक ग्राफ से, ठीक है, सिंथेटिक ग्राफ से आपने उसको रिप्लेस कर दिया। पहले तो ये ओपन रिपेयर है। उसके बाद है एंडोवेस्कुलर रिपेयर। एंडोवेस्कुलर रिपेयर में आप इसको ना एंडोवेस्कुलर रिपेयर को एंडोवेस्कुलर एनेरिज्म रिपेयर भी कहते हैं, ये आपने याद रखना है, या तो फिर आपने ये करवा लिया। अब इसमें क्या होता है, ये मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर होता है और इसमें हम क्या करते हैं कि कॉमन फीमोरल आर्टरी जो होती है ना उसको एक्सेस करते हैं और उसको जो है ना क्या करते हैं, प्लेसमेंट करते हैं। स्टैंड ग्राफ अंडर रेडिकल कंट्रोल 75% जो है इंफ्रारेटल आर सुटेबल होती है एंडोवेस्कुलर रिपेयर। तो इसमें कुछ भी नहीं होता, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ऑर्टिक स्टैंड ग्राफ लगाया है, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ये देखो एओर्टिक स्टैंड ग्राफ लगाया है। तो इसमें बस यही होता है, बस इसमें ये याद रखना कि इसको क्या कहते हैं, एंडोवेस्कुलर एनेरिज्म कहते हैं। 75% क्या होती है, इंफ्रारीनल होता है ये, और स्टैंड ग्राफ लगता है इसमें रेडियोलॉजिकल कंट्रोल के लिए। बाकी यही चीज़ है, ठीक है। तो सब सर्जिकल ऑप्शन में पहले हमने ओपन रिपेयर कर लिया जिसमें हमने फुल लेंथ इंसिजन लगाया था, रिप्लेसमेंट कर दिया था, और फिर एंडोवेस्कुलर रिपेयर कर लिया हमने जिसमें हमने फ्यूरारिटी को एक्सेस किया था, स्टैंड ग्राफ कर लिया था, और 75% जो है इसमें हमने इंफ्रारीनल वो कर लिया था, बस।
इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी है कॉम्प्लिकेशन ऑफ सर्जरी देख लो, जैसे सेम आपको पता होनी चाहिए कि यार मतलब मायोकार्डियल इस्कीमिया भी हो सकता है, इन्फेक्शन भी हो सकता है, नमोनिया भी हो सकता है, कोई इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, रीनल फेलियर भी हो सकता है क्योंकि इसकी साइड इंफ्रारीनल होती है ना, और एओर्टिक ग्राफ इन्फेक्शन भी हो सकता है, जो हम ग्राफ लगा रहे हैं उसका भी तो इन्फेक्शन हो सकता है। और बाकी क्या है, एओर्टोएंटेरिक फिस्टुला हो सकता है ड्यूडेनम में, मोस्ट कॉमन। बाकी इसको एक दफ़ा पढ़ लो, है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी ये क्या है, टाइप 1 है, एंडोलिक टाइप्स है कि टाइप 1A टाइप 1B। इसमें क्या आई थिंक ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि टाइप 1A में ये याद रखना कि ग्राफ की जो अटैचमेंट साइड होती है ना प्रॉक्सिमल, वो फेलियर हो जाती है, और टाइप 1 में डिस्टल वाली ग्राफ की अटैचमेंट साइड फेल हो जाती है, ठीक है। और टाइप 2 में क्या होता है, कोलेट्रल्स जो होते हैं ना उसकी रेट्रोग्रेड फिलिंग हो जाती है, बस ये याद रख लो। बाकी छोड़ दो, ना भी याद रखो तो खैर है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पॉप्लेटियल आर्टरी एन्यूरिज्म में क्या होता है कि पेरिफेरल आर्टरी की वो होती है, मतलब ये जो है ना पॉप्लेटियल आर्टरी, ये मोस्ट कॉमन टाइप है पेरिफेरल आर्टरी एन्यूरिज्म की, ठीक है। इससे पहले जो है मैंने बताया था कि जो एब्डोमिनल आर्टरी एन्यूरिज्म है ना, मोस्ट कॉमन टाइप है लार्ज वेसल एन्यूरिज्म की। और अगर आपसे पूछे कि मोस्ट कॉमन टाइप कौन सी है पेरिफेरल आर्टरी एन्यूरिज्म की, तो पेरिफेरल आर्टरी एन्यूरिज्म की मोस्ट कॉमन पॉप्लेटियल आर्टरी है, ठीक है, 70%, ये याद रखना। बाकी इंडिकेशन ऑफ सर्जरी, इसमें हम क्या करते हैं कि ऑल सिम्टम सेम ऑल तमाम सिम्टम वाले पेशेंट की सर्जरी करोगे, और एसिम्टमेटिक में करोगे अगर उसका जो है ना एन्यूरिज्म मोर देन 2 सेंटीमीटर हो, और एसिम्टमिक एन्यूरिज्म है लेस देन 2 सेंटीमीटर है लेकिन साथ में थ्रोम्बस भी है, ठीक है, तो आपने फिर करना है, तो इनमें आपने सर्जरी करनी है, ये पॉइंट याद रख लो, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट और ये इंडिकेशन के ऑल सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक है लेकिन मोर देन 2 सेंटीमीटर है तो मैं करूँगी, लेकिन अगर लेस देन 2 सेंटीमीटर साथ में थ्रोम्बस है तब भी इंडिकेशन होगी, मतलब सर्जरी की इंडिकेशन होगी, सर्जरी लाजमन होगी। उसके अलावा ये क्या है, इसमें क्या है ट्रीटमेंट कि सबसे पहले तो हमने स्टेंट प्लेसमेंट करवा लेनी है, अगर उससे भी काम नहीं बने, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, एक्सक्लूजन बाईपास करेंगे, एन्यूरिज्म को लाइगेट करेंगे, ठीक है, जो एन्यूरिज्म है उसको हमने लाइगेट कर लिया, ठीक है, ये हमने लाइगेट कर लिया इस तरह से, और जो फ्लो ऑफ रेस्टोरेशन है उसे बाईपास के जरिए स्फेनस वेन के थ्रू हमने स्फेनस वेन को यूज़ करते हुए हमने बाईपास ग्राफ लगा दिया, ठीक है, स्टोर करने के लिए। बस इसको देख लो। फीमोरल एन्यूरिज्म जो है ये क्या है, फीमोरल आर्टरी एन्यूरिज्म जो है ये आर मोस्टली सूडो एन्यूरिज्म होती है, आपको पता हो चाहिए जो फीमोरल होता है ना वो सूडो एन्यूरिज्म की मोस्टली उसमें देखा गया है ना, फीमोरल आर्टरी एन्यूरिज्म और मोस्टली सूडो एन्यूरिज्म होता है, ये पता होना चाहिए। बाकी क्या है कि फीमोरल सूडो एन्यूरिज्म मोस्ट कॉमनली अकर आफ्टर परक्यूटेनियस पंक्चर ऑफ द आर्टरी, बस इसको छोड़ दो कि परक्यूटेनियस जब आप पंक्चर करते हो ना आर्टरी को, तो ये तब हमें जो है ना मतलब सूडो एन्यूरिज्म होता है, एन्यूरिज्म होता नहीं है, फॉल्स एन्यूरिज्म होता है फीमोरल, क्योंकि हम जब पंक्चर करते हैं ना आर्टरी को परक्यूटेनियस तो वहाँ पे फिर एक सूडो एन्यूरिज्म हमें दिखता है फीमोरल आर्टरी में। बस इसमें यही कि लेस देन 3 सेंटीमीटर होगा तो अल्ट्रासाउंड गाइडेड है, मोर देन 3 सेंटीमीटर सर्जिकल, इसमें 3 सेंटीमीटर याद रखना, और पॉप्लेटियन में 2 सेंटीमीटर का याद रखना, जबकि एब्डोमिनल में वो 5.5 सेंटीमीटर का था, तो इस तरह से जो है ना याद रख लेना। स्पिनिक आर्टरी एन्यूरिज्म जो है ना ये मोस्ट कॉमन विसरल एन्यूरिज्म है, ठीक है, विसरल साइड पे, और ये रिस्क ऑफ रप्चर इसमें हाई होता है प्रेगनेंसी में, ये बात याद रखनी कि रिस्क ऑफ रप्चर स्प्लेनिक आर्टरी का हाई होता है प्रेगनेंसी में ड्यूरिंग 3rd ट्राइमेस्टर में। इंडिकेशन वही सिम्टोमेटिक पेशेंट में करो, एन्यूरिज्म अगर 3 से 4 सेंटीमीटर ज़्यादा है तब करना है, प्रेग्नेंट पेशेंट में लाजमी करना है, ठीक है, उसमें क्योंकि रिस्क ऑफ रप्चर होता है ना तो आपने उसमें लाजमी करना है। वुमेन ऑफ चाइल्ड बेयरिंग एज, तो इसमें आपने इंडिकेशन देख लेनी कि कब क्या करना है, सर्जरी लाजमी करनी है। उसके बाद ये जो है मुस्लिम कंडीशन है, देखो ये बर्गेट्स डिसीज़ जो है मैंने मेडिसिन में बताई थी, अगर आपको याद हो मैंने कहा था बर्गर डिसीज़, मैंने इसे बर्गर डिसीज़ कहा था ना, तो ये बर्गर डिसीज़ जो है ना इसको ये कहो कि हम बर्गर किस तरह से खाते हैं, अपनी उंगलियों से खाते हैं, लाइक बर्गर को अपनी फिंगर्स के थ्रू पकड़ के खाते हैं ना, तो अब ये जो बर्गर डिसीज़ है ना इसको मैंने ये कहा था कि हम बर्गर खाते हैं अपनी फिंगर्स के थ्रू ना, तो इस वजह से फिंगर्स के थ्रू है ना, तो थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंट, एक तो इसको थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंट कहते हैं, और बाकी ये मैंने कहा था कि अगर आपको वेस्कुलाइटिस का याद, और रूमेटोलॉजी में मैंने पढ़ाया था कि ये स्मॉल और मीडियम साइज़ वेदर इसमें इन्वॉल्व होती है बर्गर डिसीज़ में ना, क्योंकि हमारी फिंगर्स, मैंने कहा था कि हमारी जो फिंगर्स होती है वो क्या होती है, स्मॉल होती है ना,
तो स्मॉल इस तरह से याद रखो, क्योंकि हम बर्गर जो है अपनी उंगलियों के थ्रू खाते हैं और जो उंगलियां होती है वो तो छोटी होती है, स्मॉल और मीडियम साइज़ होती हैं। तो इस तरह से ये स्मॉल और मीडियम साइज़ वेस्कुलाइटिस है और अंडर 30 ईयर में देखा गया है। सेक्सुलेशन मेल में या ना भी याद रहे, ये लाजमी याद रखना, स्मॉल मीडियम साइज़, और इसको थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरन कहा जाता है। एक 2 MCQ दिए हो गए और स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है स्मोकिंग से, ये बात याद रखना, ठीक है। 3 आपने लाजमी चीज़ें याद रख लेनी। क्लिनिकल फीचर में क्या होगा कि उसे फूड रेस्ट पेन होगा, मतलब वो जो है ना रेस्ट में भी उसको पेन हो रहा होगा, ड्राई अल्सरेशन होगी, ठीक है। और क्या होगा, डिजिटल गैंग्रीन हो सकता है और रेनॉट फिनोमा हो सकता है, लाइक उसको जो है ना वहाँ पे जो है ना कोल्डनेस फील होगी फिंगर्स पे, और थ्रोम्बोफ्लेबिटाइटिस ऑफ सुपरफिशियल डीप वेन में, ठीक है। थ्रोम्बोफ्लेबिटाइटिस ऑफ सुपरफिशियल और डीप वेन और रेनॉट फिनोमा आदमी याद रख लेना, ड्राई अल्सरेशन, डिजिटल गैंग्रीन याद रख लेना, फूड रेस्ट पेन, बस, ठीक है। तो ये आपका बर्गर डिसीज़ हो गया। अब इसके ट्रीटमेंट क्या करेंगे, स्मोकिंग से ज़्यादा एसोसिएशन है तो आप स्मोकिंग सेसेशन करवा दो, ठीक है। खुद सोचो, ये स्मॉल मीडियम वेस्कुलाइटिस, मैंने क्या बताया था, स्मोकिंग हो गई, ये मज़ीद जो है ना आपकी वेजल्स को स्पेज़म में डाल देता है, तो इस वजह से कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन इसकी स्मोकिंग के साथ है। तो इस तरह से याद रखो कि वेस्कुलाइटिस है ना, तो स्मोकिंग करेगा तो मज़ीद वेस्कुलर स्पेज़म देखने को मिल सकता है, इसलिए स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है, ठीक है। तो ये 3 MCQ तो आपने लास्ट में इसमें याद रखने जो मैंने बताए। बाकी ट्रीटमेंट हम पेशेंट को बोलेंगे कि आपने स्मोकिंग छोड़ देनी है, ठीक है। और एस्पिरिन जो है उसको वो एस्पिरिन दे सकते हैं हम, प्रोस्टासाइक्लिन इन्फ्यूजन कर सकते हैं, एम्पुटेशन कर सकते हैं, अगर फिर भी काम नहीं बन रहा सेम उसको फिर हम म्यूटेशन करेंगे, ठीक है। एंड स्टेज जो है हमारा ट्रीटमेंट। उसके बाद क्या है, अच्छा, रेनॉल्ड डिसीज़ या रेनॉल्ड फिनोमेना सिंड्रोम। अब इसमें क्या होता है, जिस तरह से मैंने बताया, ये अभी मैंने पीछे बताया था रेनॉल्ड डिसीज़ और क्या होता है फिनोमेना सिंड्रोम। तो देखो रेनॉल्ड डिसीज़ ये होती है कि ये भी मीडियम साइज वेस्कुलाइटिस है, और इसमें क्या होता है कि डिजिटल वेजल्स और फिंगर और टो में दिखी गई है ना, और इसमें मैंने जैसे बताया कि ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, एपिसोडिक वेजोस्पेज़म होता है ना वेजल्स में, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड सप्लाई जो है ना डिजिट फिंगर टोज में सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से ना वो ठंडी पड़ जाती हैं, ठंडी, और मतलब और ये मोस्टली स्ट्रेस जो लेते हैं उनमें भी होता है। अब देखो मैं खुद ये पूरा चैप्टर जब पढ़ा रही हूँ, मैं क्या करूँगी कि अगर टिश्यू में ब्लड सप्लाई कम होगा तो वक्त के साथ नेक्रोसिस और डेड हो जाएगा, और फिर वो पेल होगा, पैरास्थीसिस मिलेगी और कोल्ड मिल सकता है, क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं जा रही। और वो ये पीछे भी मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ा है ना, तो इसको आप रट्टा तो लगाए ही नहीं, सारी वही चीज़ें कि मीडियम साइज वेस्कुलाइटिस होता है जो कि डिजिट वेजल एंड फिंगर्स में होता है, ठीक है। रेनॉल्ड डिसीज़ आपको मतलब आप उसकी फिंगर्स आपको जो है ना ठंडी मिलेगी, पीली मिल सकती है। और ये क्या होता है, एपिसोडिक स्पेज़म होता है, एक्साइटेड रिस्पॉन्स टू कॉल्ड हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, बेलो 30 ईयर में होता है। और बाकी इसमें यही कहेगी इट बाय चेंज इन फिंगर्स फ्रॉम वाइट ब्लू रेड। देखो फिंगर्स का जो कलर होगा ना, पहले वाइट होगा, फिर ब्लू हो जाएगा, फिर आखिर में रेड हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब इस वजह से आपको ब्लूइश पेल इस तरह से मिल सकती है ना फिंगर्स, क्योंकि उसमें मीडियल साइज वेस्कुलाइटिस हो रहा है और फिंगर्स और टोस पे डिजिटल वेजल अफेक्ट हो रही है, तो उस वजह से आपको वाइट, ब्लू और रेड, ये मेन चीज़ है, ये याद रखो जो मैं बार बार बता रही थी। अब इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे कि हम अवॉइड करेंगे कोल्ड एक्सपोजर से, क्योंकि ऑलरेडी उसकी जो मीडियम साइज वेस्कुलाइटिस उसमें इन्फ्लेमेशन हुई है। तो हम पेशेंट को जिस तरह से मैंने पीछे बताया कि पेशेंट को फिर हमने क्या करना है, कोल्ड से जो है ना बचाना है, क्योंकि मज़ीद वो फिर वर्स्ट हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि सर्दियों में फिर हमारी जो वेजल्स है वो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रिक्ट हो जाती है ना। तो अगर ऑलरेडी किसी को कोई बीमारी है जिसमें उसकी वेस्कुलाइटिस है या कोई ऑक्लूजन आर्टरी में है, तो फिर तो वो मतलब उसके लिए बहुत ख़तरे की बात है ये, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने बताया, और मैंने शायद पीछे एग्जाम्पल भी बताई थी कि जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं 60-70, तो इसमें जो है ना उनमें ख़तरा ज़्यादा होता है कि अगर वो डायबिटिक है या हाइपरटेंसिव है या कोई दिल का इशू है, और सर्दियों में फिर उनकी ज़्यादा केयर करो, क्योंकि सर्दियों में ऑलरेडी हमारी वेसल्स जो है मतलब कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, ब्लड फ्लो टूवर्ड्स बॉडी कम हो जाता है, और अगर वो अपनी केयर नहीं करे, एंटी हाइपरटेंसिव एंटी डायबिटिक टाइम से नहीं ले, तो फिर क्या होगा, उनमें चांसेस ज़्यादा होते हैं डेड होने के, ठीक है। उनकी बॉडी मतलब उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो इस वजह से उनको केयर की ज़रूरत होती है कि वो कोई वर्स्ट एक्टिविटी ना करे, क्योंकि ऑलरेडी ब्लड फ्लो जो है वो कंप्रोमाइज़ हुआ है टूवर्ड्स बॉडी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं बार बार बता रही हूँ आपको, तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक एक लाइन आपको बता रही हूँ ताकि कोई लाइन आपकी मिस ना हो, ठीक है। तो मेन चीज़ ये याद रखनी है, मीडियल साइज वेस्कुलाइटिस है और फिंगर टो में होता है, वो वाइट ब्लू हो जाए तो उसमें ट्रीटमेंट कोलोड एक्सपोजर से बचाना है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देना है ताकि स्मूथ मसल जो को वो रिलैक्स रखे, ठीक है, जो कि नेफेडिपिन है, और सिम्पैथेटिक करवा देनी है, बस ये याद रख लो।
अच्छा, इसके बाद आ जाओ रिनॉट फिनोमा। रिनॉट फिनोमा वही, देखो ये रिनॉट डिसीज़ थी ना, अब फिनोमेना यही है कि मीडिया वही सेम चीज़ है, लेकिन एक क्या हो रहा है कि कहाँ कहाँ होता है, इसका मतलब ये है कि तो इसकी एसोसिएशन कहाँ होती है। आपने रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी मैंने रूमेटोलॉजी में पढ़ाया था कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी रिनॉट फिनोमेना आपको मिल रहा था, ठीक है, और SLE में भी मिल रहा था आपको, ठीक है। तो ये सारी डिसीज़ से जो एसोसिएशन है वो आपको बता रहे हैं, ठीक है। और इसमें क्या मिल सकती है, आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो किससे, एक्रोसाइनोसिस से। एक्रोसाइनोसिस किस तरह से डिफ्रेंशिएट करोगे, जो कि पेनलेस है और नॉन एपिसोडिक है। एक्रोसाइनोसिस क्या है, पेनलेस है, उसमें कोई पेन नहीं होता, और एपिसोडिक नॉन एपिसोडिक है, जबकि आपने रिनॉट में देखा कि वो एपिसोडिक वेजोस्पेज़म है, ठीक है, और ये यंग वुमेन में होती है, ठीक है, ये यंग वुमेन में होती है। और साइनोसिस ऑफ द फिंगर एंड टोज होती है, मोटलेट और विद पैस्थीसा एंड, ठीक है। तो ये मैंने बताया कि एसिडो पैस्थीसा एंड चिलिब्लियंस होता है, तो ये सारी चीज़ें याद रख लो। खैर, ट्रीट द अंडरलाइन, आप अंडरलाइन को रूमेटॉइड आर्थराइटिस को ट्रीट करें, SLE को ट्रीट करो, रिनॉट फिनोमा खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। कैल्शियम ब्लॉकर, नेफेडिबिन, सेम आपने जो ऊपर कर लिया है वही चीज़ें डाल दो। एट्रोवेनस फेस्चुला क्या होता है कि एबनॉर्मल कम्युनिकेशन होती है आर्टरी और वेन में, एट्रियो आर्टरी वीनस वेन, तो फेस्चुला कनेक्शन होती है एबनॉर्मल कनेक्शन, तो आर्टरी वेनस में एक एबनॉर्मल कनेक्शन है, नाम में ही काम है। और ये किस वजह से, इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ये होता है कि इसकी वजह से हाई कार्डिक आउटपुट फेलियर हो जाता है, ठीक है, मतलब जो कार्डिक आउटपुट हाई होता है ना उसमें फेलियर हो जाता है। और ये जो है ना पल्सेटाइल इसमें प्रेजेंट करता है, जो पेशेंट है ना वो पल्सेटाइल स्वेलिंग होती है उसकी ना, इफ़ द लीजन अगर सुपरफिशियल है लीजन तो उसमें पल्सेटाइल स्वेलिंग मिलेगी। और इट में गिव राइट टू ये याद रखना कि मशीनरी मरमर होता है, जब आप पल्पेट करते हो ना उसको तो मशीनरी मरमर आपको सुनाई देता है। एक मेन चीज़ ये याद रखनी है, हाई कार्डिक आउटपुट फेलियर याद रखना है, ये 3 चीज़ें याद रखनी है मेन। डायग्नोसिस डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड करवाओगे, ट्रीटमेंट एम्बुलाइजेशन करवाओगे, और सीजनल सर्जरी में उस साइड को एक सीजनल सर्जरी के तो एक्साइज कर दो, हटा दोगे, रिजेक्ट कर दोगे, एम्बुलाइजेशन कर दोगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया मेन चीज़ें जो मैंने बतानी थी वो मैंने आपको बता दी, और मैंने बिल्कुल कुछ सर्कल करके भी दिखाया है कि ये मेन चीज़ है। और बाकी सर्जरी की जो शॉर्ट बुक है उस पर मैं काम कर रही हूँ, ठीक है। और इंशाल्लाह वो उसमें क्या होगा, जो मैं वीडियो के थ्रू बता रही हूँ ना मेन चीज़ें, उसमें मैं सारी मेन चीज़ें ही रखूँगी, ताकि आप अगर एग्ज़ाम से 1 महीना पहले भी पढ़ो ना तो सर्जरी आपकी हो जाएगी। मतलब मेन चीज़ें सारी मैं डालूँगी। मैंने काफ़ी शॉर्ट बुक मतलब मैं उस पर काम कर रही हूँ, और इंशाल्लाह अगर वो प्रिपेयर हो जाती है तो जूनियर्स के लिए काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। और मैं काफ़ी जल्दी बोलने मतलब इस वजह से बोलती हूँ ताकि शॉर्ट टाइम में हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाए। तो अगर कोई भी गलती हुई हो ना तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मोस्टली इसमें ना सारी चीज़ें रिपीट हो रही थी और मैं बार बार आपको एक ही चीज़ बता रही हूँ। अगर आपने स्टार्ट से लेक्चर देखा है जिसमें मैंने आपका कॉन्सेप्ट बनाया है तो सारी चीज़ें वही है, बार बार वही चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। स्टार्ट से अगर आप किसी चीज़ चैप्टर को अच्छे से पढ़ लो ना तो लास्ट तक आपके लिए फ़ायदा होता है। तो फिर भी मैं बार बार वो चीज़ रिपीट करती हूँ ताकि आपको वो चीज़ याद हो जाए, बिल्कुल फिंगर टिप्स पे आ जाए, क्योंकि ज़्यादा सुनने से जो है ना चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं। तो ये जो है हमने चैप्टर 32 आर्टियल डिसऑर्डर कंप्लीट कर लिया है। इंशाल्लाह चैप्टर 33 हम स्टार्ट करेंगे वीनस डिसऑर्डर्स में। कोशिश करूँगी कि आज वीनस डिसऑर्डर और लिम्फेटिक डिसऑर्डर ये जो है ना आपकी वेस्कुलर डिसीजेज़ है जिसमें आर्टियल लिम्फेटिक वीनस डिसऑर्डर पढ़ेंगे। तो हमने आर्टियल डिसऑर्डर चैप्टर 32 कंप्लीट कर लिया है। अब चैप्टर 33 और 34 में कोशिश करूँगी कि ये भी जल्द से जल्द हो जाए, तो आपको ये पूरा एक यूनिट हो जाएगा वेस्कुलर डिसीजेज़ का ना। और उसके बाद साथ में मेडिसिन को भी देखना है, और साथ में मैं MCQs भी चाह रही हूँ कि 5 पेपर के MCQs भी हम कर लें, लेकिन एग्ज़ाम भी सर पे, तो मुझे भी काफ़ी टेंशन होती है एग्ज़ाम की, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट भी मेरे पढ़े हुए, सिर्फ मेडिसिन सर्जरी नहीं है। तो और ख़ुद भी पढ़ना होता है, और फिर भी मैं वीडियो शूट कर रही हूँ ताकि ये आपके लिए इन फ्यूचर काम आ जाए। तो अगर आपको कुछ भी फ़ायदा हो रहा है ना इस लेक्चर से, तो मुझे अपनी दुआओं में ख़ास कर याद रखें, और हमेशा दुआ किया करें सिर्फ मेरे लिए नहीं, अपने लिए भी, कि अल्लाह हम सबको दीन और दुनिया दोनों की कामयाबियाँ नसीब फरमा दे। क्योंकि दुनिया हमेशा यही दुआ करो कि अल्लाह दीन और दुनिया की कामयाबी नसीब करा दो। मुझे आप सबकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। मुझे ख़ासकर दुआओं में याद रखेगा। तो हम यहाँ पे एंड करते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो है हम वीनस डिसऑर्डर को पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।